अच्छा, अब ये टेस्ट की डिस्कशन ठीक है फिर। तो यहाँ पे हमने टेस्ट में बनाना था कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, और मैंने यहाँ पे एसेट्स के अकाउंट्स पहले लिख लिए, जो जो एसेट्स हमारे पास थे। नॉन करंट एसेट्स से मैंने शुरू किया, तो पीपीई आ गई, आगे मेरे पास गुडविल आ गई, क्योंकि कंसोलिडेशन में हम जो है गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं, इसलिए हमें फिर सेपरेट इन्वेस्टमेंट नहीं लिखनी पड़ी। ठीक है, उसके बाद आ गया इन्वेंट्री आ गई, अदर करंट एसेट्स मेरे आ गए, शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम आ गया। यहाँ पे जो शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम है ये मैं सिर्फ पेरेंट का लूंगा, और सब्सिडी का हमने सिर्फ एनसीआई लेना था। ठीक है जी। अब मेरे पास आगे आएगा कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग। कंसोलिडेटेड जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब मेरे पास आगे आ जाएगा एनसीआई। अगर मेरे पास होते ना अदर रिजर्व्स, तो फिर मैं वो लिखता हूँ कि कंसोलिडेटेड अदर रिजर्व्स। ठीक है, ये एनसीआई एंड है। ठीक है, एनसीआई होता है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, जो हमारे पास लेट्स मतलब सब्सिडी में हमारी तब बनती है ना जब हमारे पास कंट्रोल होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास कंट्रोल है, तो जो हमारा हिस्सा है वो तो पेरेंट का हो गया, और अगर हमारे पास जो है रिमेनिंग जो अमाउंट रह जाती है शेयर्स की, या रिमेनिंग जो पोर्शन रह जाता है उसके प्रॉफिट्स का या नेट एसेट्स का, तो वो हमारे पास एनसीआई का हिस्सा होता है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का। अब ये भी मैंने वर्किंग से कैलकुलेट करनी है, अपनी गुडविल भी मैंने शेयर रिटेन अर्निंग भी वही से करनी है, एनसीआई भी वही से करनी है। जो मुझे जो सीधा सीधा मिल जाएगा पहले मैं वो लिख लूँगा। ठीक है, अब मैं लायबिलिटीज यहाँ पे लिख लूँ। तो कौन कौन सी है नॉन करंट, आगे एक करंट अकाउंट इसको काट हो जाता है, करंट अकाउंट की करंट अकाउंट जो ऐसे 60,000 है, ऊपर भी करंट अकाउंट की वो करंट ऐसे में उधर भी 60,000 है। वो आप मेरे को आप कर लीजिए यहाँ, अब यहाँ इजी होगी यहाँ पे करंट अकाउंट विद कैश, इसमें 60,000 है और एक करंट अकाउंट की, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इसके बाद अदर करंट लायबिलिटीज, तो मैं यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटीज मेरे पास आ गई। नॉन करंट लायबिलिटीज में कुछ 40 तक। अच्छा ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटीज आ गई। आगे मेरे पास आ गई करंट लायबिलिटीज। यार इसका जो अगर हम लिख लें ना तो मैं एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, लिख के फिर हम 0 कर देते हैं जी। मैं इसको ना लिख लेता हूँ, पहले मुझे बताया नहीं है। उसके बाद क्या है, रिसीव करंट अकाउंट इन पेरेंट्स आ गया, और ठीक है यहाँ पे आ गया लायबिलिटीज। इनका क्या करना बोला भाई, इसका भी हेड है ना, करंट अकाउंटिंग सब्सिडी। सब्सिडी उसके बाद आता है मेरे पास अदर करंट लायबिलिटीज। अच्छा मुझे ना आप बताओ इजी वाले जो मैं लाइन लाइन में अकाउंट अपने करने, पहले इजी वाले कर लें ताकि हमारे पास थोड़े मार्क्स बन लें, फिर हम हाँ पीपी भी क्या 450,000 में आप बात करें प्लस
240। क्या बनते हैं? उसके बाद आप गुडविल वो हमें कैलकुलेट करनी है। इन्वेंट्री भी लाइन है। आप आपस में इंट्रा ग्रुप तो कोई नहीं ट्रांजैक्शन। 70 + 90 कितने आ गए? 160। आगे ये कितने हैं? 60,000 माइनस 60,000 तो क्या आ गया? 0। आगे अदर करंट्स कितने हैं? 270 + 130 400 आ गए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंट्रा ग्रुप, ठीक है। उसके बाद अब आ गया मेरे पास शेयर कैपिटल। ये भी लाइन बाय लाइन है। इसमें सिर्फ पेरेंट्स का आएगा। कितना आता है? ओनली पेरेंट कितना है? 100। शेयर पेमेंट 160 है। 160 और ये फाइंड करना है। एनसीआई भी फाइंड करना है। आगे नॉन करंट लायबिलिटीज कितनी? 40 + 20 60 आ गया। आगे करंट लायबिलिटीज कितनी? 60 - 60 = 0 आ गया। आगे 100 + 80 180। जी बिल्कुल, स्टेप्स के मार्क्स हैं। तो ये साइन इसमें डॉलर है, क्या साइन है? अमाउंट का साइन बताओ। RS ठीक हो गया। अब मैंने वर्किंग्स कर लूँ, ठीक है। अब मेरे पास सबसे पहले आ गई मेरी गुडविल। आप वर्किंग इस वर्किंग को 1 का नाम ही देते हो। अच्छा, फिर मैं इसको वर्किंग नाम नहीं देता क्योंकि आपको कंसेप्ट खराब हो, ठीक है। अच्छा, गुडविल आ गई। तो अब इसमें कंसिडरेशन कितनी है? इन्वेस्टमेंट की होती है 320। पक्का? ये इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट कंपनी वाला अच्छा, अब एनसीआई की वैल्यू अब इसका जो है क्या किस पे एनसीआई के साथ लिखा हुआ कुछ किस पे होंगे? मतलब एनसीआई कंपनी वैल्यू किस चीज पे करना है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है? प्रोपोर्शनेट मेथड है कि फेयर वैल्यू? प्रोपोर्शनेट मेथड है। तो ठीक है, इतना ठीक है। अब इसका क्या होगा? मेरे पास नेट एसेट्स की वैल्यू कितनी है एट एक्विजिशन? तो नेट एसेट्स होते हैं एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्विटी, जो इसमें नीचे दिया 340,000 दिया हुआ है। तो इसका कितने परसेंट है? 340,000। एनसीआई है कितने परसेंट? इधर से नहीं होगा, उसको क्वेश्चन में लिखा उसने लिखा होगा कितना परसेंट इसमें बाय किया। इसमें 150,000 शेयर्स बाय किए। 2000
200 में से हाँ, तो इसका मतलब है 25%, 2.5 लिख दे 25%। तो अमाउंट कितनी आ गई मेरे पास, कैलकुलेट किया 85। ये भी एड एक्विजिशन है, ये भी एड एक्विजिशन, ठीक है। उसके बाद आगे हमारा क्या स्टेप होता है, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, ऐसा ही है ना। क्या आ गया, नहीं नेट एसेट्स की वैल्यू जी 340 आ गया। तो यहाँ पे ये होते हैं लेस। अब ऊपर वाले दोनों को ऐड करके इसको माइनस कर दें, $65 में आ गई। अब इस ये हो गया इम्पेयरमेंट भी, ठीक है। तो कितनी इम्पेयरमेंट हुई है, 200 से इम्पेयर हो, यहाँ पे ना हम 20 का लिख लेते हैं इम्पेयरमेंट लॉस, हाँ इंशाल्लाह। ये उधर ग्राफ नजर आ रहा है, आगे आ गया इम्पेयरमेंट लॉस 20 का, ठीक है। तो अब मेरे पास क्लोजिंग गुडविल कितनी रहेगी, 45, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ, 45 है ना, ठीक हो गया। अब मेरे पास रिटेन अर्निंग्स आ गई, कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स। पेरेंट्स के कितने हैं रिटेन अर्निंग्स, अकाउंटेड प्रॉफिट्स कितने हैं 65,000। उसके बाद क्या है मेरे पास, शेयर ऑफ सब्सिडरी रिटेन अर्निंग, या क्या आएगा, और ये होते हैं पोस्ट एक्विजिशन वाले। तो ये जितना इंक्रीज आया, अब इसमें हम देखेंगे कि क्योंकि एडिशनल शेयर तो उसने लिखा हमने इश्यू नहीं किया, तो अब एक्विजिशन डेट से अब तक का जितना इंक्रीज आया है वो हमारे पास पोस्ट एक्विजिशन ही होगा ना। तो मैं यहाँ इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे नीचे मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, 320 माइनस 420, हाँ 420 है, माइनस 340, यही है 80 आ जाएगा। 420 इसके ना नेट एसेट्स अब दिए हुए हैं इस साल के एंड पे, सब्सिडी टोटल
ठीक है। और एवरेज रेट पे क्या है तो इसमें साफ लिखा हुआ है ना कि कोई ओरिजिनल शेयर इश्यू नहीं है, फिर रिमेनिंग चीज क्या रहेगी रिटेन अर्निंग। ठीक है। अब इसका इसमें से 80 में से इसका हिस्सा कितना है? हाँ ये कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होते हैं। 80 मल्टीप्लाई बाय 0.75 कितना आता है? 60 आ गया। ठीक है। अब इसमें से ना हमने यार इम्पेयरमेंट लॉस भी निकालना था। हाँ दोनों का अगर आए ना सिर्फ आपके प्रॉब्लम आए सब्सिडी अगर आए पेरेंट के सिर्फ लॉस हुआ है फिर तो सिर्फ पेरेंट में हम लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ जो है सब्सिडी का हिस्सा आ रहा है तो सब्सिडी के जो टोटल गेन्स है उस पर लॉस आया ना वो भी सब्सिडी का कैसे होता है ना, सब्सिडी की वजह से होता है। तो मैं इसको यहाँ से माइनस कर देता हूँ। लॉस मेरे पास 20 का था ना, 20 का, अब क्या 60 बन गया? अब क्या 45। अब आगे NCI रह गया। NCI इसको पहले नोटिस कर लो लेकिन ये क्या आ गया? 695। ठीक है। अब NCI क्या इक्विटी रेट पे वैल्यू क्या थी? ऊपर में लिखी थी 55। उसके बाद पोस्ट शेयर कितना बना था? 60। 5 ही बनता है। हाँ क्योंकि ये दोनों कैसे जा रहा है, मैंने जो इनिशियल अमाउंट बेसिस में माइनस कर दी। ठीक है। फिफ्टी क्या आ गया? 100। कुछ रहा तो नहीं गया? शेयर में रिटेन अर्निंग कितनी थी? 695। 695। ठीक है। NCI कितना है? ठीक है 100 पूरा। गुडविल पहले लिख लिया। इसका भी टोटल बोलो और इसका भी टोटल। वन 1295 नीचे बोलो। पूरा हो गया।
200,000 कौन से 200? यार वो ना ऐसा पता नहीं क्या हुआ, जो सवाल था नहीं तो इससे सारी डाटा कुछ निकाल दिया। ये उनका सवाल नहीं, जितना आपने पढ़ा है उसके मुताबिक किया गया। समझ आइए कि नहीं? अगर 200 लगा लो सही हो। फिर इतने का जितना भी मूवी है ही उससे ज़्यादा कुछ इंक्रीमेंट लॉस आप कैसे लगा? हमारी मूवी कितनी थी? 65 की आ रही थी। अगर अब आप कहते हैं तो मैं ये वाला लॉस लगा के दिखा देता हूँ, फिर गुडविल मेरी 0 आ जाएगी। ठीक है, गुडविल 0 आ जाएगी, माइनस में गुडविल नहीं आ सकता। सब तो माइनस में आ सकता है। वो अनिश्चित कैलकुलेशन है। गुडविल आई है ना, एक आपका एसेट है। ठीक है, ये इम्पेयरमेंट जो होती है ना, ये डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट होती है। तो डिक्रीज होके एक एसेट है, ये कुर्सी है, ये ज्यादा खत्म हो जाएगी। ये नहीं कि कुर्सी ये नहीं बोलेगी कि ये पैसे वापस आ जाएंगे। ठीक है, एक आपका एसेट है, ये तरफ फोन है, इसकी वैल्यू कम हो जाती है तो उसे यूज करता रहता है, ये गिर जाता है, इम्पेयरमेंट होती है। ठीक है, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगी, ये बंद हो तो फैन देगा, इसके बदले जब तुझे पैसे नहीं मिलेंगे। तो यही बात, वो इनिशियल कैलकुलेशन थी, वो जो बार नेगेटिव गुडविल आ रही थी ना, वो जब हमने ये स्टार्ट में किया ना, अगर स्टार्ट में मेरे पास आ रही होती यहाँ पे कि मेरे पास जो वैल्यूज ऑफ एसेट्स है ना, नेट एसेट्स है, वो ज्यादा थे, मैंने अमाउंट कम पे की, तो मुझे गेन आ गया, मुझे फायदा हुआ ना इसका। एक हाँ, ये फोन है 50,000 का फोन है। ठीक है, तू इसको 40,000 का खरीद रहा है, तो तूने बार्गेनिंग अच्छी की होगी ना। ठीक है, तो ये जो 10,000 है ना, वो तेरा नेगेटिव गुडविल, या इसका अदर नाम होता है बार्गेन परचेज गेन। तो ये तेरा गेन है जो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। ठीक हो गया? मुझे अगर इस तरह से करते हैं तो सही हो जाता है या हो जाता है? कर दो इस तरह से। अगर मैं उसको 2000 लिख लूँ ना, तो मैक्सिमम मेरा लॉस कितना हो सकता है? जितने की मेरी गुडविल है, इतने का एसेट है, उतना ही लॉस दे सकता है ना, मुझे ज्यादा तो नहीं दे सकता। मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट फिर गुडविल 0 आ जाएगा। और ये जो कॉस्ट एंड रिटेन अर्निंग है, वो बचेगी मेरे पास 15 को मैं आपको ऑप्शन करता हूँ डिवाइड कर। ठीक है, एक 75 चला जाता है, एक 25 चला जाता है, तो भी वैल्यू कम मिलेगी। ठीक है, उससे कर दो। अब इसी को मैं उससे कर दूं। अच्छा, इम्पेयरमेंट लॉस यहाँ पे जितने की एसेट है ना, उतना का ही लॉस क्योंकि हो सकता है। तो 200 पूरा तो नहीं हो सकता, तो मैं इसको इसमें 65 इधर आ जाएगा, बाकी लॉस है ही नहीं, बाकी लॉस है ही नहीं। इतने का एसेट, एक ये क्या लॉस है? डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। अब कितने का डिक्रीज हो सकती है? जितने का एसेट है मैक्स उतनी डिक्रीज हो सकती है ना, तो ये मेरे पास अभी 0। ठीक है, तो अगर ये 0 आ गया तो यहाँ भी मैं 0 कर दूँ। ये भी आ गया मेरा 0। अब उसके बाद आ गया मेरे पास से रिटेन अर्निंग्स आ गई, कॉस्ट शेयर। यहाँ पे आप 15 का लो, 15, क्योंकि अब यहाँ से देखें अब इसको कैलकुलेट करो कितना आता है। सॉरी ये 65 है। चल अब इसकी वैल्यू बताओ। ना 11.25। अब इसको टोटल भी कर दो। नहीं, इसको पहले करते हैं यार। 661.25 यही आ रहा है।
3.75 टोटल क्या आ गया 88.75। अब ये याद रखो, ये हम नंबर जब ठीक कर लें दोनों याद हैं। और ये कितनी थी 661.25। NCI का भी ठीक कर लो यार, नहीं टोटल लायबिलिटीज है। तो दूसरा भी कर लो। ठीक हो गया, खुश हो।